गुड इवनिंग। बैठिए, बैठो सभी। हेलो। क्या था अपना डिस्कशन? शीट के अंदर डिस्कशन था। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। तो एक्सरसाइज वन में आ जाइए। एक्सरसाइज वन पार्ट वन, सेक्शन ई एफ। तो एक्सरसाइज वन पार्ट वन, सेक्शन ई में कोई डाउट नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? अगर हमसे कोई कहता है कि शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट करना मतलब जैसे ये कोई सर्किट है, अब कह रहे हैं कि पी और क्यू को शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसका मतलब पी और क्यू को जीरो रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ दिया। उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर कर देना, उसको जीरो रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ देना, कहलाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है। और ओपन सर्किट करना मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से जोड़ देना, सर्किट को तोड़ देना, ओपन सर्किट कर देना। तो शॉर्ट सर्किट हो गया। कभी कभी कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब हो गया कि घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो तो पैरेलल में होते ही खूब सारे। ये खूब सारे कनेक्शन है घर में, इन सब में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। आपने ऐसे जीरो रेजिस्टेंस से जोड़ दिया तो सारा करंट इधर ही चला जाएगा, इसमें जीरो करंट हो जाएगा। तो कह रहे हैं घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से घर में आग लग गई, ऐसा शब्द सुना होगा। तो शॉर्ट सर्किट लगने से होने से घर में आग कैसे लग जाती है? 0 220। तो ये जो करंट जाता है इसके हिसाब से I1, इसके हिसाब से I2, ऐसे करके I1 इसमें सब ऐड हो जाएंगे, इसमें I2, इसमें I3। जब रेजिस्टेंस लेस वायर में जाएंगे तो I इनफाइनाइट हो गया, तो प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस नहीं होगा और वैल्यू भी इनफाइनाइट नहीं होगा, पर बहुत बड़ी वैल्यू होगी। बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो वायरिंग के अंदर बहुत बड़ा करंट जाएगा। जब बहुत बड़ा करंट जाएगा तो जो भी वायरिंग होगी वहां आग लग जाएगी। जैसे शॉर्ट सर्किट यहाँ जाके हुआ तो सर्किट में यहाँ तक तो करंट जाएगा ना, ऐसे। तो जो वायरिंग हमने कर रखी है वहां पर आग लग जाएगी। अब उस वायरिंग के आसपास में ऐसी कोई चीज होगी, जैसे कपड़े की दुकान है तो कपड़े में आग लग जाएगी, है ना। तो ढंग से वायरिंग नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाता है। हर साल गर्मी के महीने में न्यूज़पेपर पढ़ लेना, हर हफ्ते में एक जगह तो ऐसा हो ही रहा होगा। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पता लग जाता कि भारत भर की न्यूज़ आती है। अब आग लगने वाली न्यूज़ लोकल में आती है तो पूरे देश की नहीं बताता। तो ये सवाल हो गया शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है। अब इसके आगे कर लोगे तो आप बताइए। एक्सरसाइज वन के सेक्शन ई में अब कोई दिक्कत नहीं, एफ में कोई दिक्कत नहीं। एफ
F3, F8, F3 पूछो, क्या पूछ रहे हो? अर्थिंग का क्या मतलब होता है? F3 पूछ रहे हो? हाँ भाई पूछो, क्या पूछ रहे हो F3 में? सवाल क्या है, पूछना क्या है? क्या ये HCV वाला सवाल तो नहीं आ गया? हाँ वही तो, जीरो एरर वाला। HCV में एक सवाल डिस्कस किया था ना, जीरो एरर बताया था। बताओ जीरो एरर क्या होता है? उसने भी बता रखा है। पढ़े लिखे नहीं हो मतलब? पढ़ के भी नहीं समझ में आता है। V माइनस V नॉट इज इक्वल टू I इंटू R। ऐसे ही था ना सवाल? दो बार रीडिंग दे रखा होगा, कहा होगा मीटर तो अच्छा है, वोल्ट मीटर में जीरो एरर है। तो जीरो एरर होता तो सही रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो एरर घटा लेते हैं, है ना? तो जो उसकी रीडिंग है उसमें से जीरो एरर घटा लिया जाएगा, तो उसका सही रीडिंग आएगा। वेइंग मशीन जिसके ऊपर कुछ न रखा जाए उसकी रीडिंग 2 किलो है, उसका रीडिंग अगर मान लो 80 किलो आया, तो इसका मतलब एक्चुअल रीडिंग 78 kg है। 2 किलो तो बिना वजन रखे ही बताता है, वजन रखने के बाद 80 बता रहा है, तो इसका मतलब 78 ही एक्स्ट्रा हुआ ना। तो उस तरह की चीज को जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर -2 किलो दिखा रहा है, फिर उसमें दो रखेंगे तो जीरो दिखाएगा। ठीक है। और कौन सा सवाल पूछा था? F8, F6 का सी ऑप्शन। क्या है F6 में सी? हाँ, गैल्वेनोमीटर के आगे, वो जो उसका बॉडी गार्ड जो बोला था मैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बॉडी गार्ड का तो कोई रोल ही नहीं। उसको फिर शॉर्ट सर्किट कर देते ना लास्ट में रीडिंग लेते वक्त, यही तो लिखा रखा होगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा हो रही है। गैल्वेनोमीटर नाजुक है, आप पॉइंट ढूंढने निकलोगे, अचानक कहीं ऐसा पॉइंट, बैलेंस पॉइंट से दूर कोई पॉइंट लोगो तो करंट बहुत सारा आ जाएगा, ज्यादा करंट आ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट के आसपास करंट की वैल्यू जीरो के आसपास होगी, तो वहां पर उसको अगर शॉर्ट सर्किट करोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? तो बैलेंस पॉइंट के पास अच्छी सेंसिटिविटी चाहते हैं हम, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए उसको शॉर्ट सर्किट करके आउट कर देते हैं। पर बैलेंस पॉइंट से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उस रेजिस्टेंस से उसका बैलेंस पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है। F8, क्या कह रहे हो? थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल एक कपल होता है जिसमें थर्मो की वजह से करंट पैदा होता है। ठीक है, बस। और विशेष ज्ञान चाहते हो, थर्मोकपल 2 या 3 वर्ष के लिए आईआईटी के सिलेबस में भी रहा था, और उस हेतु HCV में एक छोटा सा चैप्टर भी दिया हुआ है, छुपा हुआ, लोगों को नजर नहीं पड़ता है, थर्मोकपल के बारे में ही। छोटा सा ही चैप्टर है, कोई रीडिंग मार लेना। इस सवाल में इसकी किसी भी जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। थर्मोकपल एक्चुअली क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाता है ना? दो अलग अलग मटेरियल में चार्ज की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो एक तरफ ठंडा और एक तरफ गर्म, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से एक जगह माइनस इकट्ठा हो जाता है, एक जगह प्लस इकट्ठा होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से अपन करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो ऐसा लोगों का विचार है कि हमारे घर के बाहर इतनी तेज धूप रहती है, भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, भारत के घर के बाहर बहुत धूप रहती, अंदर हम गर्मी कम चाहते हैं,
तो हम चाहते हैं कि इसी धूप से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर दें। तो बाहर अपन ऐसा कुछ सर्किट बनाए कि बाहर उसका हॉट जंक्शन हो जाएगा, कमरे में कोल्ड जंक्शन हो जाएगा, और उससे करंट फ्लो होगा और उससे बिजली पैदा कर लेंगे और किसी की जरूरत ही ना रहे। परंतु अभी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं। अमेरिका ऐसे देशों में तो कुछ ऐसा होता नहीं, वहां तो ठंड ही ठंड पड़ती। तो अमेरिका वाले देश में ऐसा कुछ होता नहीं, विदेश यूरोप में भी ऐसा होता नहीं, भारत में ऐसा होता है। पर भारत में भोले लोग रहते हैं, भगवान के भक्त लोग। तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विकसित होगी, है ना। अभी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो मिली वोल्ट में आता है, काफी कम आता है। तो उसकी वजह से घर में कोई टीवी पंखा कूलर नहीं चला पाएंगे। नहीं चला पाएंगे तो जो चल रहा है चल रहा है ना। किसी दिन चलाने लग जाएंगे तो इससे बिजली पैदा करने का काम चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर इंजीनियर लोगों की जरूरत है। इंजीनियर लोग ही ऐसे ढूंढते हैं चीजों को। इंजीनियर और साइंटिस्ट में क्या अंतर है? साइंटिस्ट लोग ढूंढते हैं, इंजीनियर लोग ढूंढी हुई चीज का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, थर्मोकपल में ऐसा ऐसा होता है। अब इंजीनियर लोग कुछ मेटल वेटल बनाएंगे, उसको इम्प्रूव करने की बात कोशिश करेंगे कि इसका ये में बढ़ाएं कैसे। फिर वो आधे साइंटिस्ट टाइप के हो गए, है ना। कुल मिला के नया ढूंढना है, इसका मतलब साइंटिस्ट हो गया वो। और ढूंढी ढूंढाई चीज का ही कुछ नया बना के दिखा दें, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी, खासकर गरीब लोग जिनके पास मतलब जिनको आगे बढ़ना है, अगर उनके पास ज्ञान पहुंचा दिया जाए, उनको फिजिक्स के नियम सबको एकदम क्लियर कट कर दिया जाए कि दुनिया ढूंढ क्या रही है, कर क्या रही है, दुनिया को समस्या क्या है और सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा रहा है, तो खाली बैठे कर लेंगे क्या है ना। अगर उनकी भाषा में उनको सब समझा दिया जाए। भारत तो आधा अंग्रेजी से मारा चला गया, है ना। जापान वाले लोग जापानी में बोले, जर्मनी वाले जर्मनी में बोले, और किसी भाषा में बोलना नहीं चाहते। छोटे से देश हैं, पूरी दुनिया की किताबों को जर्मन में कन्वर्ट करके बैठे हैं, पूरी दुनिया की किताबों को जापानी में कन्वर्ट करके बैठे। हमारे लोग जापानी में पढ़े। भारत वाले अभी समझ नहीं पा रहे कि कौन सी भाषा में पढ़े, है ना। इसलिए भी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के ये डेवलपमेंट का मामला है। और बस ईएमएफ के बारे में विशेष जानकारी रखना चाहते हो। 1-2 साल रहा है सिलेबस में, उसमें क्वेश्चन भी आए हैं। तो आप एचसीवी में पढ़ें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। नाम नहीं लिखा थर्मोकपल का कोई? क्या चैप देखो क्या क्या नाम है, दिखाना जरा। लेके आया तो देख ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए। थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आ गया ना। इसी के अंदर ये दे रखा है ना, सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट। ये 2-3 तरह के इफेक्ट हैं, इसी से ही थर्मोकपल बनता है। कितने पेज का चैप्टर है? 206 से लेके 200, थ्योरी तक की बात करूं तो 215 तक। सिर्फ 9 ही पेज का है, सिर्फ 9 ही पेज का है। पर लोगों के पास 9 पेज पढ़ने का टाइम नहीं है, बाकी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम मेरे को अध्ययन करके बताओगे ये थॉमसन इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 में आ जाए। पार्ट 1 में एफ8 रह गया एक। क्या है उसमें एफ8? पोटेंशियल डिवाइडर मीटर है, उसमें क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं रखा है। ये पोटेंशियल है, इसको डिवाइड कर लो। कितना डिवाइड करना चाहते हो? ये 0 है, ये 100 है। कितना चाहिए? 25 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 75 चाहिए? ऐसा ही कुछ होगा। डायग्राम बन गया, इसमें क्या रखा? एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया।
100 वोल्ट का करंट भेज करके। अब आपको जितना वोल्ट चाहिए उतना ले लो ना, अपन तो स्केल बना दिए, पोटेंशियोमीटर की स्केल बनी ना। अब उसमें से जितना वोल्टेज लेना चाहते हो उतना मिल जाएगा। पोटेंशियल को कितना डिवाइड करना है, यही रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वायर अपन ने सीधा दिखाया उसको प्रैक्टिकली एक ऐसे सिलेंडर पे लपेट देते हैं, फिर उसको ऐसे खिसका लेते हैं। जितना वायर का लेंथ यूज करना चाहता है उतना यूज हो जाता है सर्किट में। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया। और ये तो पीछे वाला आंसर देख के खुद ही बना सकते हैं, उसमें क्या है, देखते ही समझ में आ जाएगा, मैं कोई अलग थोड़ी बताऊंगा। और अब पार्ट 2 में आ जाए। पार्ट 2 का सेक्शन ई। E5 में एग्जैक्ट आंसर नहीं है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि रेंज में दो। क्वेश्चन बोल रहा है तो फिर क्या समझते हैं, और बताओ। E7, E7 में किसको दिक्कत है, तुम्हारे को दिक्कत है, तुम्हारे को दिक्कत, तुम बताओ क्या दिक्कत है। वो पूछ रहा है। तो बताया था कि सारे सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसका इक्विवेलेंट बना लेंगे, एक सिंपल सर्किट बन जाएगा। तो जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर आएगा उसको छोड़ करके बाकी सबको जोड़ दो। जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर चाहते हो उसको छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो। तो बाकी सब जो जोड़ेंगे वो तो बन जाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आर उस आर के बराबर कर देंगे तो इसमें पावर मैक्सिमम आ जाएगा। बताया था ना एक क्वेश्चन, क्या ऐसा नहीं हो रहा है, कर लोगे ना ये। जिसमें मैक्सिमम पावर चाहते हो उसको छोड़ करके बाकी को जोड़ दो। कैसा चित्र दिखाएं जरा, ये वाला। क्या बीच वाले में मैक्सिमम चाहते हैं क्या, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बैटरी बना दो। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। अब आर में मैक्सिमम चाहते हो, तो आर में मैक्सिमम चाहते हो तो रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। यही दे रखा होगा। ठीक है, ये तो ओरल क्वेश्चन। और बताओ, इसमें और कोई क्वेश्चन। सेक्शन ई में कोई दिक्कत नहीं। अब सेक्शन एफ, एफ में भी कोई दिक्कत नहीं। F8 10, पहले F8 पूछो, क्या है पूछना है F8 में। ये तो अपन ने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किधर भी जाए करंट में तो ऐड ही होते हैं। आई का फॉर्मूला होता है NQAVD। अब इसका सम करना होता है अगर अलग अलग चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की जगह माइनस का साइन, वेलोसिटी की जगह माइनस का साइन, दो जगह माइनस का साइन हो गया प्लस का साइन, तो इसलिए करंट ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। और इसके आगे F10, F8 के बाद F10, F10 देखते हैं हम क्या है। F10 एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 150 डिवीजन है। करंट सेंसिटिविटी इतनी दे रखी है, 150 डिवीजन है। इसके अंदर ऐसा बताया 1 2 3 4 ऐसे करके
150, यहाँ से यहाँ तक। तो करंट सेंसिटिविटी हमें दे रखी है, करंट सेंसिटिविटी इसकी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, ऐसा हमको करंट सेंसिटिविटी के बारे में बताएंगे। ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। ठीक है। तो the resistance in ohm needed to convert it in series with the coil to be, अब अपन चाहते हैं कि ईच डिवीजन में 1 वोल्ट आ जाए, 1 डिवीजन में 1 वोल्ट चाहते हैं, मतलब 150 वोल्ट का वोल्ट मीटर चाहते हैं, 50 डिवीजन है ना, ये है तो ऐसा, करना तो वैसा चाहते हैं। ठीक है। तो 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, 150 डिवीजन है टोटल, तो कितने वोल्टेज हो गए? 2 डिवीजन में 1 मिली वोल्ट आता है, तो 150 डिवीजन में 75 मिली वोल्ट, तो टोटल V मैक्सिमम इसमें हो सकता है 75 मिली वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज जो इसमें आ सकता है। मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है? 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, ये मैक्सिमम करंट आ सकता है। तो अपन को ये पता लग गया कि V मैक्सिमम इज इक्वल टू I मैक्सिमम इंटू RG। तो 75 10 की पावर -3, 15 10 की पावर -3 इंटू R, 5 ओम आ गया। तो ये 5 ओम का है, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करें कि टोटल मिला के 150 वोल्ट आ जाए? तो I मैक्सिमम इंटू R प्लस 5, दिस शुड बी 150। हम चाहते हैं कि 150 तक इससे मेजर हो जाए, तो हर एक डिवीजन में 1 वोल्ट आ जाएगा। तो I मैक्सिमम की वैल्यू 15 मिली एम्पियर है ही। R प्लस 5 कितना हो गया? 10,000। दस हजार में 5 जितने घटाने से आता वही वही तो है। ये AI ट्रिपली का सवाल है ना, पुराने जमाने का सवाल है। तो इससे पता चलता है कि ये सेंसिटिव वेंसिटिव पूछते रहते लोग, है ना, सेंसिटिविटी। नए नए शब्दों से डर लगता है। और कुछ? और कुछ नहीं इसमें? तो ये पार्ट 2 के सेक्शन F भी हो गया। फिर इसके बाद पार्ट 3 में आ जाए, पार्ट 3 का सेक्शन E। कोई सवाल इसमें दिक्कत में है क्या? सिर्फ E2 में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो पार्ट 3 का E2 देखते हैं। एक वायर जिसकी लेंथ है L और 3 आइडेंटिकल सेल जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कनेक्टेड है सीरीज में। ड्यू टू करंट द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय डेल्टा T इन T टाइम।
The number of similar cells now connected in series with the wire and the same material, the cross section, but the length is 2L. The temperature of wire is raised by same delta T, time is T, in same time T. ठीक है, ये एक वायर था, इसमें अपन ने पहले 3 सेल लगाए 3E, बाद में इसका लेंथ डबल किया और फिर n नंबर ऑफ सेल लगाए NE। तो हम ये जानते हैं ये वायर तो सेम मटेरियल का बना हुआ है, सिर्फ लेंथ में अंतर है, बाकी सब सेम है। तो इसके अंदर जो करंट पावर पैदा होगी 3E का स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर बाय R, तो रो L अपॉन A, ये पावर होगा रेट ऑफ हीट जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन इनटू टाइम। इस रेट से हीट जनरेट हो रही थी, T टाइम तक हीट जनरेट हुई, तो टोटल कितनी हीट जनरेट हुई, इतना हो गया, इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो M इसका लिखना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, MS डेल्टा T। एक तो रेजिस्टिविटी और एक तो डेंसिटी, रो नोट तो डेंसिटी है और रो रेजिस्टिविटी। बाद में हमने NE सेल लगाए, तो NE का स्क्वायर अपॉन रो इंटू 2L अपॉन A, सेम टाइम सेम टेम्परेचर चेंज, रो नॉट A इंटू 2L S डेल्टा T, डिवाइड कर देंगे, डिसाइड कर लेंगे, डिवाइड करके डिसाइड कर लेंगे। कुछ लोग मास में L भूल गए होंगे, हाँ ना, इसलिए गड़बड़ हो गया होगा। ये जो इस तरह के सवाल होते हैं ना, एग्जाम हम एज ए टीचर हम इनको ढूंढते हैं जिसमें डबल डबल बात हो। चेस में भी ऐसी चाल ढूंढते हैं जिसमें सामने वाले को लगना कुछ चाहिए, होना कुछ चाहिए, तभी चेस खेलने का मजा। घोड़ा आगे किसका है, उसको दिख रहा है कि घोड़ा मेरे को मार रहा है, मैं घोड़े को मार रहा हूँ, फिर हिसाब लगाएंगे किसका घाटा किसका फायदा। पता चला कि घोड़े को हटाने से ऊंट वजीर को मार रहा है, घोड़ा तो दिखाने के लिए बताया था, बच्चा उधर ही सोचता रह जाए, है ना। ऐसे डबल चेस में ऐसे सोचते रहता है कि कैसे उसको हराया जाए, फिर लॉन्ग टर्म पे 3 तक सोच लेते तो और बहुत बढ़िया हो जाता है ना। तो उसके लिए ज्यादा टाइम खर्च करना पड़ता है। मैं तो बहुत आराम से खेलता हूँ, बहुत ज्यादा हिसाब लगाता हूँ, सामने वाला उठ के चला जाता है कि क्या खेलना। चेस कंपटीशन में मैं फाइनल मैच में एक बार हार गया था, भयंकर दुख हुआ मुझे। अच्छा मैं जीत रहा था, सामने वाले को मैंने कैद भी कर रखा था अच्छे से, वो कुछ कर नहीं सकता था, पर वो मुझे बार बार परेशान बस यूं कह रहा है कि इधर मैं करता हूँ तो इधर खिसक जाता, मैं इधर करता हूँ वो इधर खिसक जाता, एक एक चाल रिपीट होती रहती ना। हाँ रिपीटेड मूव होता है, तैसे रिपीटेड मूव वो करता रहता है। फिर मैंने कहा कुछ चेंज करता हूँ, उसका चेंज करते मेरा घाटा हो गया। और अब नहीं राजा, मेरे ही राजा सुरक्षित, मेरे ही वजह से ही गड़बड़ हो गया, मेरे उसको इतना मैंने सुरक्षित बचा के रखा था कि उसको खुद के घर में ही चलने की जगह नहीं मिली, ऐसे गड़बड़ हो जाता है। अभी तक भी दुख मिट नहीं रहा है वो। उसके बाद मैंने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, इतना दुखी हो गया मैं एक गेम से ही। तो अभी जो कह रहा था मैं कि इस क्वेश्चन में जो ये वाली चेस की तरह है, ये जो लोगों को ध्यान रहता है ना कि रेजिस्टेंस में L डबल आ जाएगा, ऐसा कर लूंगा, इधर वाला L भूल जाता हो, मतलब इससे फिर हमारे को लगता है ये सवाल पूछने योग्य है।
जिसमें 2-3 ट्रिक हो, एक चीज बच्चा पकड़ पाए, एक पे ध्यान जाए तो खुश हो जाए कि हाँ ये पूछा होगा, और दूसरी वो भूल जाए, तो उसको फिर माइनस दे देंगे। वैसे ये अन्याय है, देखो जो पढ़ने वाला मेहनत कर रहा है उसी को माइनस मिल रहा है ना, और जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसको जीरो मिल रहा है। तो इसके आगे और कुछ जी एफ सेक्शन में, एफ सेक्शन में कुछ पूछना है? नहीं, F8, F8 12 सेल दे रखे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, डब्बे में बंद है, कुछ सीधे हैं कुछ उल्टे हैं। अगर हमने 2 सेल एक तरफ ऐड किए तो 3 एम्पियर, दूसरी तरफ ऐड किए तो 2 एम्पियर। 10 नंबर का सवाल, F10। तो इसमें क्या है कि कुछ सेल सीधे हैं, न जाने कितने सीधे हैं, तो 1 2 3 n नंबर ऑफ सेल सीधे हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 12। फिर इसके बाद बाकी के उल्टे हैं, और जो उल्टे वाले हैं वो 12 माइनस n हो जाएंगे। ठीक है, इनको अपन ने 2 सेल के साथ जोड़ दिया सीधे, आइडेंटिकल सेल के साथ ही जोड़ा है। फिर कोई रेजिस्टेंस भी लगाया क्या? फिर इसमें करंट ना पाया, तो ऐसा करने से ये इसमें करंट आ गया 3 एम्पियर। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इन सब का तो एन ई हो गया, इसका डायग्राम हो गया एन ई, और ये बैटरी उल्टी हो गई 12 माइनस एन ई, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हो गया एन आर, एन नहीं 12, सारे बराबर हो गए ना, रेजिस्टेंस तो सीधे ऐड होंगे 12 आर, और ये 2 बैटरी ऐड हो गई, ये कोई आर मान लिया। तो अब अपने पास में पहले करंट है 3 एम्पियर, तो एन ई प्लस 2 ई, और इनका भी 2 आर ले लो, 14 आर हो जाएगा। तो एन ई प्लस 2 ई माइनस 12 माइनस एन इंटू ई डिवाइडेड बाई 14 आर प्लस आर, ये इसका करंट आ गया। जब इस सेल को उल्टा करके लगा देंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 इज इक्वल टू एन ई माइनस 2 ई माइनस ऑफ 12 माइनस एन ई 14 आर प्लस आर। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो, तो ये आर वाला टर्म तो कट जाएगा, ई भाग जाएगा, एन रह जाएगा, सॉल्व होके आ जाएगा। सीधा सा सवाल था। ठीक है, F16 आंसर नहीं मिल रहा है, अभी देख लेते हैं। हाँ आपकी बात मान लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हो वही सही, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी F16 में आपने आंसर 0.1 करवा दिया, बस ठीक है, कुछ कठिन तो है नहीं, सीधा सा सवाल है। और F19 में कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो, डाउट आ रहा है? अब इसमें एक नया शब्द आ गया भाई, फिगर ऑफ मेरिट। क्या आप लोगों को जो शीट सारी बढ़ चुकी है?
या ऐसे टॉपिक वाइज बढ़ती है? ठीक है। तो अभी सवाल ये था कि ये फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है। अब इसके यूनिट से कुछ समझ में आ रहा है शायद, है ना। इसका यूनिट दिया हुआ है, फिगर ऑफ मेरिट इज 0.05 एम्पियर पर डिवीजन। 0.05 एम्पियर पर डिवीजन। तो फिगर ऑफ मेरिट दिया है, तो हमें फिगर ऑफ मेरिट नाम से क्या लेना देना। हमको तो यूनिट दिया है, इसे समझ में आ गया। इसमें क्या रखा है कि दोनों तरफ पर जाता है ना पॉइंटर, बोथ साइड, दोनों तरफ ये पॉइंटर जाता है इसका। और टोटल 30 डिवीजन है एक साइड में, एक साइड में 30 डिवीजन, दूसरी साइड में 30 डिवीजन, ऐसा बोला ना। 30 डिविजन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 30 डिवीजन है, इस साइड भी और उस साइड भी। तो उसका रीडिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.05 इंटू 30 हो गया, 0.005। एक जीरो छूट गया। तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? 30 इंटू 0.005 एम्पियर। तो ये कितना होता है? 15 हो गया, 10⁻⁻² एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट आ गया भाई, है ना। एक डायरेक्शन का मैक्सिमम करंट इतना हो गया। कितना सीरीज में रेजिस्टेंस रखें ताकि इसे वोल्ट मीटर 15 वोल्ट तक का इस्तेमाल कर पाए। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 20 दिया हुआ ही है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि वोल्ट मीटर भी दोनों तरफ का यूज करना है क्या। थोड़ा सा इसी बात की दुविधा हो रही मन में, क्या वोल्ट मीटर भी दोनों तरफ आपको यूज करना है। और अगर दोनों तरफ नहीं करना, वन साइडेड वोल्ट मीटर यूज करना है, तब तो फिर आप 60 डिवीजन ले लोगे और बड़ा रेंज बढ़ा सकते हो, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, अब एग्जाम का मामला है ना। तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर भी हमारा वैसे ही रहेगा, दोनों तरफ वाला ही, है ना। सीधा साधा ही मान लेते हैं। तो उसके हिसाब से 2 के फैक्टर का फर्क पड़ जाएगा कुछ आंसर में। तो अभी इसकी रीडिंग तो अपन को कितनी मिल रही, 15 वोल्ट तक नापना है ना। तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस ले लिया, और ये 20 ओम का तो खुद ही है। इसकी रीडिंग आप क्या चाहते हो, कितना वोल्ट चाहिए? 15 वोल्ट। तो 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻², 20 प्लस आर, तो ये हो गया 100। आर कितना हो गया? 80। अगर आप एक ही तरफ का डिवीजन, ऐसे दोनों तरफ का वोल्ट मीटर यूज करते हो, तब तो ये हो जाएगा। क्या आंसर दिया है? यही दे रखा है। हाँ, मतलब ऐसे ही अंदाजा लग रहा था कि ऐसे पूछना चाहिए। ठीक है, ऐसा वोल्ट मीटर भी आता है दोनों तरफ की रीडिंग वाला, है ना। अब ये मेंस के लोग हैं, थोड़ा स्पष्ट करते नहीं है। तो अभी एक्सरसाइज 1 निपट गया। अब एक्सरसाइज 2 का क्या है? निपटाया नहीं, दिया ही नहीं था। तो फिर 2 में कुछ तो कर ही चुके हो पहले ही, है ना। अगली बार क्या करोगे? 2 निपटा दोगे।
अरे इसमें काफी कुछ तो कर चुके हो आप लोग। तो है कितने सवाल फिर? देखो पार्ट 1 में आपने कहाँ तक किए थे? 10 किए थे, तो बाकी के 10 करने में क्या रखा है? 14 है, अच्छा। और पार्ट 2 में कितने किए थे? पार्ट 1 पार्ट 2 करोगे? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई डीपीपी वगैरह? पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद कोई डीपीपी करोगे कि नहीं करोगे? फिर उसके आगे? तो अपन ने अपने क्लास में खत्म कर दिया था चैप्टर, हीट ट्रांसफर पढ़ना था, ये टॉपिक रह गया था। हाँ, पेपर वेपर हो गया आप लोगों का क्या? पेपर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। टेस्ट पेपर जो आप लोगों ने दिया, तो 3 सब्जेक्ट थे, हिसाब। तीनों में से सबसे इजी, सुनो 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 सुनो, जिनसे पूछना हो वो बताएं। फिजिक्स कौन कह रहा है फिजिक्स सबसे इजी था? अच्छा, और जिनका कहना है कि केमिस्ट्री सबसे इजी था, केमिस्ट्री की जनसंख्या ज्यादा है। मैथमेटिक्स सबसे इजी था, मतलब नहीं था। अच्छा देखो, अब तुम बताओगे अपने, तुम्हारे केमिस्ट्री में कितने नंबर आए? 70। और फिजिक्स में कम आ रहा है, गिनते नहीं। और मैथ्स में कितने आ रहे हैं? तो केमिस्ट्री में ज्यादा ला रहे हो, फिर तुम मैथ्स को कैसे इजी बता रहे हो? कंपेरेटिवली तुम ही तो ज्यादा बता रहे हो केमिस्ट्री के नंबर। भाई देखो, इजी उसको कहते हैं, इजी की डेफिनेशन भी तो क्लियर होनी चाहिए ना, जिसमें आप आसानी से स्कोर करें, टाइम कम लगे, ज्यादा स्कोर आए, उसको इजी कहते हैं, है ना? तो हर पेपर का एनालिसिस अच्छे से करो, इजी से ही जीतने वाले हैं। जो 12वीं के साथ सेलेक्ट होंगे वो इजी से ही होंगे। जो लोग कठिन के पीछे पड़ेंगे उनका सिलेबस पूरा नहीं होगा, 3 सब्जेक्ट नहीं संभाल पाएंगे, 11वीं रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। मतलब बोर्ड की परीक्षा में ध्यान देंगे तो बाकी सब नहीं हो पाएगा, यूं कह रहा हूं मैं। बोर्ड में अच्छा करने का टेंशन, तो ये सब आपको सफल, कोई 11वीं 12वीं के साथ कोई भी आसानी से सेलेक्ट होगा तो वो इजी के दम से ही होगा। इसलिए ये रूल पकड़ लेना है, हर चैप्टर को टुकड़ों में बांट देना है, इजी इजी छांट लेना है, इजी इजी कर लेना है, सारे चैप्टर का हो जाएगा। सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, 11वीं भी कवर हो जाएगा, 12वीं भी कवर हो जाएगा, बोर्ड में भी नंबर आ जाएगा, मेंस में भी नंबर आ जाएगा, सब जगह ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा होगा। और जो लोग है ना, एक कठिन के चक्कर में इजी छोड़ के बैठे हैं, वो हर पेपर में पता लगता होगा, हर टेस्ट पेपर में। जैसे केमिस्ट्री सबसे इजी था इस बार, जैसा विद्यार्थियों ने बताया, तो जिस विद्यार्थी का केमिस्ट्री सबसे खराब होगा वही रैंक में सबसे घाटे में रहने वाला है। हर पेपर में हिसाब लगा के देख लो, जब दुनिया नंबर लूट रही है तो हमारे को लूटने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा है। केमिस्ट्री के स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है ना? तो करेंगे क्या, मिस्ट्री हो रही हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी सब्जेक्ट का टॉपिक इजी पड़ जाता है किसी पेपर में, और वो हमारा कठिन है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो उस पेपर में हम लॉस में रहेंगे, और सारा सारा खेल रैंक का है। आपके 60% पिछले पेपर में आए थे, इस बार 61 लेके आ गए हो, तो आपको अपने आप में अच्छा लग सकता है, पर रैंक नीचे आ रही है, कोई फायदा नहीं है ना?
मेंस के पेपर में ऐसा हुआ है, पहले पहले पेपर मेंस के अच्छे होते हैं। जो भी मेंस का पहला पेपर होता है ना, बहुत इजी होता है, किस्मत से किसी की किस्मत में आ जाए तो इजी होता है। तो चक्कर ये पड़ता है कि वो रैंक लिस्ट, वो तो जो परसेंटाइल सिस्टम है वो तो रैंक सिस्टम है। तो इजी में सब लोग मार के आ जाएंगे नंबर। जो स्कूल जाता होगा वो भी नंबर लगाएगा। वी बराबर आई आर वाला सवाल आ गया, वी दे रखा था, आई दे रखा, आर पूछ लिया। एफ बराबर एम ए का सवाल आ गया, एफ दे रखा था, एम दे रखा, ए पूछ लिया। है ना, ऐसे करके सारे सवाल सीधे सीधे हैं। तो उसमें लगेगा कि अच्छा इस बार तो मेरा पेपर बहुत बढ़िया हो गया। बढ़िया होने से क्या होता है, दूसरों का भी तो बढ़िया हो गया, आगे पीछे तो नहीं हुआ ना फिर। तो इसलिए कई बच्चों ने ऐसे मुझे बताया भी है कि सर हमारा पहले 2 पेपर दिए थे मैंने, पहले वाला पेपर मेरा बहुत बढ़िया हुआ था पर मेरे परसेंटाइल कम थे। दूसरा वाला पेपर मेरा टफ था, मुझे लगा मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मेरे परसेंटाइल ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा हुआ है। तो मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के अलावा अपन को अपना हिसाब में ज्यादा से ज्यादा लाना, दूसरों को बीट करने की बात है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेपर का हिसाब लगा, तो पेपर में कोई ऐसी दुविधा और कोई ऐसी एरर वाली बात तो नहीं है। मतलब पेपर क्लियर कट पेपर था, कोई समस्या नहीं। हर पेपर का अच्छे से एनालिसिस करो, ये शुरू से मैं कह रहा हूँ। अपनी कैपेसिटी चेक करो कि क्या कर सकते हो। ठीक है। ये एनालिसिस की प्रोसेस को जारी रखो शुरू से ही, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर पे अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे। अच्छा, कोई टोटल नंबर वंबर पूछा नहीं मैंने एक बार, कितने क्वेश्चन थे फिजिक्स में टोटल? 30? 36? 36 क्वेश्चन थे फिजिक्स के अंदर। तो 36 में से 36 तो किसी के सही नहीं हुए होंगे, है ना। तो 30 के ऊपर वाले बात कर लेते हैं, जिसके 30 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए फिजिक्स के अंदर। ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या? नहीं है। 30 से ज्यादा सही करने वाला कोई नहीं है, 30 भी नहीं है। तो 28 वाला, 28 क्वेश्चन सही कर दिए। कितने हो रहे हैं? 30 तुम्हारे? 28, 30 और 28 अच्छे से मेजर कर लिया ना दोनों ने। और बाकी सब्जेक्ट में, तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट में बताओ। अच्छा। अच्छा, तुम्हारा केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कम आ रहा है? बैठो। एक सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा सवाल करके अभी केमिस्ट्री का घाटा मिलने वाला है ना इस बार का। क्योंकि दूसरे लोग केमिस्ट्री में नंबर ला रहे होंगे। अब फिजिक्स के 30 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, केमिस्ट्री के सारे में दूसरे लोग और अच्छे केमिस्ट्री में कराएंगे, है ना। तो इसलिए 3 नंबर का बैलेंसिंग सीख जाओ कैसे भी, 3 सब्जेक्ट का मतलब। हीट ट्रांसफर के अंदर 3 मेथड होते हैं हीट ट्रांसफर के: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके, जिसमें एक तरीका है कंडक्शन। तो कंडक्शन में हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कांटेक्ट। कंडक्शन की प्रक्रिया वो है जिसमें संपर्क के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है।
नो मास ट्रांसफर, ओनली डिसऑर्डर्ड एनर्जी ट्रांसफर। डिसऑर्डर्ड एनर्जी जो है उसका ट्रांसफर होना, मास नहीं ट्रांसफर होगा। हमने एक वेव चैप्टर पढ़ा था, वेव चैप्टर में कहते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी पर मास नहीं जाएगा। बिल्कुल वैसा सही है ये, बस फर्क इतना सा है कि फर्क सिर्फ इतना सा है इसके अंदर की डिसऑर्डर्ड एनर्जी जा रही, उसमें ऑर्डर्ड एनर्जी जा रही। तो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन के संबंध में हमने 3 बातें लिखी हैं। पहली बात लिखी है कि ये संपर्क के थ्रू ही होगा, संपर्क नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। दूसरी बात हमने लिखी है कि इसमें सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। और तीसरी बात हमने लिखी है कि हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ इसकी डायरेक्शन फिक्स है। हाई टेम्परेचर बॉडी जो है एक तरह से मान सकते हो कि वहां पर डिसऑर्डर्ड एनर्जी ज्यादा है, जो भी गर्म बॉडी है उसमें मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन अधिक है। तो एक ऐसा इलाका है जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेज डिसऑर्डर्ड मोशन कर रहे हैं, एक इलाका ठंडा है तो डिसऑर्डर से डिसऑर्डर आगे जाएगा। एक टेबल में एक बच्चा ज्यादा इधर उधर हिल डुल रहा है, उसके बगल में दोस्त बैठा है तो वो भी धक्का खाएगा, फिर उसके धक्के से उसका बगल वाला दोस्त भी धक्का खाएगा, है ना। ऐसे करता करता धक्का आगे पहुंच जाएगा। ऑर्डर्ड एनर्जी और वेव चैप्टर में जब हम पढ़ते थे तो उसमें हम कहते थे कि ये एसएचएम कर रहा है तो रस्सी के सारे पार्टिकल इसके जैसे ही मोशन करेंगे, प्रिडिक्टेड मोशन, है ना। ऑर्डर्ड मोशन इधर से उधर जाएगा, जैसा ब्लॉक करेगा वैसे धागा के हर पार्टिकल करेगा, पहले ये करेगा बाद में वो करेगा बाद में वो करेगा। ये तो वेव है, यहाँ पर भी एनर्जी ट्रांसफर है और सोर्स की तरफ से शुरू हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो एक अलग बात थी। यहाँ पर एक दूसरी तरह की बात है, यहाँ पर हम पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की कोई इक्वेशन नहीं जानते। तो डिसऑर्डर टाइप यानी समझ लो कि जैसे समाज में 2 तरह की बातें होती, एक अच्छी बातों का फैलना और एक बुरी बातों का फैलना। दोस्त है, सिगरेट पीता था, बगल में रहने लग गए, हमको बुरा लगता था पर दोस्त से कुछ दिन बाद हमें भी ट्रांसफर हो गया, है ना। ऐसा हो जाता है, दोस्त में बुरी आदतें होती है तो दोस्ती से संपर्क में आने से, इसमें लिखा है कि जिसमें ज्यादा बुरी आदतें होती है उसी से वो कम आदतों वाले पास जाता है ना। हाई टेम्परेचर बॉडी से जो अच्छे से बिगड़ा हुआ है उससे जो कम बिगड़ा हुआ ठंडा है ना, उसकी तरफ आदत शिफ्ट होती है। तो इसलिए ये हिदायत दी जाती है कि बुरे लोगों के संपर्क में ही ना आए, न तो बुराई कंडक्ट कर जाएगी, है ना। बुराई से बचने का तरीका है बुरों से संपर्क छोड़ दें। तो ये डिसऑर्डर्ड एनर्जी एक से दूसरे के पास जा रही है। अब देखो इसमें एक बात और कहता हूं, ये जो मेटल्स होते हैं
इसके बारे में हम ये जानते हैं कि अच्छे से हीट कंडक्ट करते हैं। तो मेटल के पास में क्या होता है कि एक विशेष एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन, जो काफी फ्री होता है, इधर उधर भटकता है। तो जैसे ही डिसऑर्डर, जैसे ही वो हॉट रीजन के पास आता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज गति प्राप्त कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं, तो जा जाके दूर दूर तक हीट पहुंचा देते हैं। यानी ये जो प्लस के चार्ज हैं, जो फिक्स्ड आयंस है, वो कब तो ऑसिलेट करेंगे, कब तो पड़ोसी को धक्का मारेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी छीन करके दूर तक भाग जाता है। तो अपन देखते हैं कि मेटल में हीट जल्दी जल्दी कंडक्ट करती है। लोहे के चम्मच को गर्म करने वाली आंच में रखेंगे तो जल्दी चम्मच छोड़ना पड़ जाता है। हम चाहेंगे कि दूसरे एंड पे लकड़ी से लगा रखा हो, है ना, तो अपन ऐसे ही हैंडल बनाते हैं जो दूसरी साइड मेटल के ना हो, अगर आग में इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उन्हें। तो इसलिए मेटल्स में गुड कंडक्टर का कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो अपन लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर। यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट में भी इसे अच्छा कंडक्टर बनाता है, हीट में भी इसे अच्छा कंडक्टर बना देता है। ये जो हीट वाला काम होता है, कहाँ पे ऐसा काम आता है, तो जो जैसे मान लो कि कुछ जगह हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हाई टेम्परेचर पर ही होंगे। अगर किसी हिस्से को पिघलाना है, हटाना है, कट करके अलग करना है, तो उससे अपन को एक ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाके काम करना पड़ेगा। जैसे लोहार का काम होता है ना, वो अलग अलग तरह के लोहे के बर्तन बनाता है, लोहे के सामान बनाता है। तो उस लोहे को पहले आग में गर्म करता है, फिर उसको मारता पीटता है, फिर वो सेटल होता है। बिना गर्म करे तो उसको दिक्कत आएगी उसको सेटल करने में, तो उसको गर्म करके करना पड़ता है। तो ये जो हीट वाला मामला है, ये फैक्ट्रियों में काम आता है। जैसे ये यहाँ पर पहले आईएल फैक्ट्री हुआ करती थी, जहाँ पर अब बिल्डिंगें बन गई हैं, है ना, फैक्ट्री तो नष्ट हो गई। तो वो उस फैक्ट्री के अंदर एक जगह ऐसे ही प्लांट होता था जहाँ पर हीट पैदा की जाती थी, और जो वर्कर थे उनके पास में ऐसे कंडक्शन के थ्रू, जैसे ये कूलर की हवा पहुंचाते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे, ऐसे हीट को पहुंचाया जाता था। तो अलग अलग जगह जैसे वर्क, लोगों को ड्यूटी दिया होता है कि तुम्हारा केबिन है, तुम्हारा काम है, ऐसे प्रोजेक्ट दिया था, उनके ऊपर एक इंजीनियर पोस्टिंग होता था, बोले कि आज ये काम ऑर्डर आया है। तो पूरे भारत भर से ऑर्डर आते थे आईएल फैक्ट्री के अंदर। ऐसे भारत में सिर्फ दो ही कंपनियां, मतलब दो ही फैक्ट्रियां थी। उनका मकसद ये था कि भारत में कोई भी नट बोल्ट और कोई भी मशीनरी सामान आए तो बाहर से सामान नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है, आप नहीं मंगा सकते हो। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से सामान नहीं खरीद सकता है। ट्रैक्टर उसने विदेश से खरीदा, मंगवाया कि हमें तो फॉरेन वाला ट्रैक्टर चाहिए, तो ये लोग खरीद के देंगे। फिर उसका कोई नट बोल्ट टूट गया तो नट बोल्ट भी फिर इनसे बोलेंगे, ये ला के देंगे। और इन गवर्नमेंट ने इनको क्या रखा था कि आप बना सकते हो तो आप बनाओ, नहीं तो खरीद के दो। तो फिर ये ज्यादातर चीजें खुद बनाना चाहते थे। फिर गवर्नमेंट देखती थी कि इतने ऑर्डर आए, इतने हमने खुद बनाए, इतने हमने बाहर से ऑर्डर किए, ऐसा करके सिस्टम चलता था यहाँ पर। फिर वो फेल हो गया सिस्टम, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो सिस्टम था उसके अंदर कटिंग और ऐसे कई चीजें करनी पड़ती थी। तो हीट तो पूरी फैक्ट्री में एक ही जगह पैदा करेंगे, सब लोग आग जला के नहीं बैठेंगे, आग तो एक जगह जल जाएगी। फिर उससे कंडक्ट करके हीट जहाँ चाहिए तो ऐसे आधा था उसको टच करते थे, तो वो मेटल वहां से गर्म हो जाता था। फिर उससे उस पर जो भी वर्क करना पड़ता था वर्क कर लेते थे। ऐसे जस्ट टच करने से हीट ऐसे कंडक्ट होके आती थी। तो ऐसे करके कंट्रोल्ड हीट ट्रांसफर में कंडक्टर का काम आता है, फैक्ट्री वगैरह के वर्क में काम लिया जाता है। सामान्य आदमी के जीवन में ये काम होता नहीं, इसलिए मैंने ये बात बताई कि हम अपने घर में ऐसा क्या करेंगे, है ना, हीट कंडक्शन करवा के क्या लेना है हमें, और फैक्ट्री वाले लोग काम करते हैं। तो ये अपन ने हीट कंडक्शन के संबंध में मैंने चार बातें बताई है।
इसमें कोई मास का ट्रांसफर नहीं है, ये कांटेक्ट के थ्रू ही होगा, कांटेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, और ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। और होता क्या है, डिसऑर्डर्ड एनर्जी का ट्रांसफर। इस जगह पर डिसऑर्डरनेस आ गई तो डिसऑर्डर, बुराई फैलती जाती है, एक के पास है उसके बगल में जो संपर्क में आएंगे उनके पास हो जाएगा। एक पे कीचड़ लगा, उसके टच किसी ने किया तो दूसरे की भी लग जाएगा, फिर उससे टच अगले ने किया तो कीचड़ उस पर भी लग जाएगा, ऐसे फैलता जाएगा। इस फैलने की प्रक्रिया को कह रहे हैं कंडक्शन हो गया। ठीक है, अब कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं, सेकंड वाला जो है कन्वेक्शन के बारे में। हीट इज ट्रांसफर्ड विथ मास ट्रांसफर। मान लो कि हमने हमारा संपर्क जो है अच्छा बना के रखा, दोस्त लोग बढ़िया हैं, और एक दिन कोई मिलने आ गया, है ना, बीच में कोई दूसरे लोग मिलने आए, अचानक मुलाकात हुई, उससे हम बिगड़ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैटर एक से दूसरी जगह चला जाता है। यहाँ पर तो यहाँ से गर्मी उठा करके उठ करके उस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ ठंडा है, फिर उस इलाके को गर्म करता है। तो कोई भी डिसऑर्डर वाला मास है वो मास खुद शिफ्ट हो जाता है। तो हीट इज ट्रांसफर्ड विथ मास ट्रांसफर। तो जैसे इस इलाके में हॉट रीजन बन रही है, यहाँ पर कोल्ड रीजन है, तो ये हॉट रीजन के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी रखते हैं, ऐसे भटक रहे हैं ऐसे, ये यहाँ पहुंच जाते हैं। आतंकवादी लोग घर में शहर पहुंच जाए, फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। ये तो नगर तो शांति वाला था, सब शांति प्रिय लोग रहते थे, फिर अचानक लड़ाई झगड़ा कैसे चालू हो गया। तो ऐसे बदमाश लोग पहुंच जाते हैं किसी इलाके में, और फिर वहाँ जो चेंजेस हो रहा है वो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी थी जो इस इलाके में थी वो इधर से उधर चली गई। तो इसके अंदर एक बात तो आ गई कि हीट मास के साथ ट्रांसफर होती है, तो ऐसा फिर सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता है। सॉलिड स्टेट में तो मास एक जगह फिक्स रहता है, इधर से उधर जा ही नहीं सकता है। तो ये कौन से स्टेट में हो सकता है, गैसेस और लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ओनली इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में ही ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि नेचुरल कन्वेक्शन इज ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो मास ट्रांसफर की वजह है उसकी मुख्य वजह ग्रेविटी। जैसे ही हम किसी इलाके में गर्मी पैदा करेंगे, थोड़े वो दूर दूर हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो वहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो आसपास के लोग धक्का मार के उसे ऊपर उठा देंगे, तो लो डेंसिटी से बायनेंसी फोर्स की वजह से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, भारी मास नीचे आ जाएगा, ऐसे सर्कुलेशन शुरू हो जाएंगे। ये कन्वेक्शन ही बारिश के लिए जिम्मेदार है ना। समुद्र पे जो गर्मी पैदा हुई उससे गैसेस स्टेट बनी, फिर ये ऊपर गई, ऊपर जा करके फिर वो ठंडी हो गई, फिर लिक्विड स्टेट आ गया ना, सब बादल बारिश इसी कहानी से है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेविटी नहीं होगी और फिर पानी गर्म करोगे तो फर्क पड़ेगा। पानी गर्म करने में अभी तो पानी कंडक्शन के थ्रू गर्म हो रहा है, तो पानी ऐसे मिल रहा है, उबलने लग जाता है, पानी ज्यादा गर्म होता है तो ऐसे घूमता घूमता दिखता है,
तो जो उबलने की प्रक्रिया वो कन्वेक्शन को ही बता रहा है, जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, नीचे वाली सरफेस को टच करता है, गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर ऐसे जाता है, तो ऐसे सर्कल साइकिल्स बन जाती है। ये जो प्रक्रिया ये कन्वेक्शन की प्रक्रिया है। और इसकी वजह ग्रेविटी बताइए, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ऐसा होगा नहीं, फिर वहीं का वहीं पानी गर्म होगा, फिर पड़ोसी को गर्म करेगा, फिर कंडक्शन ही होगा। ऊपर जब ग्रेविटी नहीं तो ऊपर नीचे का कोई अंतर नहीं रहा, है ना, ऊपर जाएगा ही क्यों, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का डिफरेंस ही नहीं रहा, तो ग्रेविटी फ्री में कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब कंडक्शन जैसी बात हो जाएगी। फोर्स्ड कन्वेक्शन जो होता है उसके अंदर पोस्ट कन्वेक्शन का मतलब आप ऐसे कोई पंखा वंखा लगाओगे, उससे धक्का मारोगे, अभी तो अपने आप ही अपन पानी को बाल्टी में रख के गर्म करेंगे तो अपने आप ही गर्म होगा बाल्टी। अगर प्लास्टिक की होगी तो गर्म होगा कि नहीं होगा बताओ? प्लास्टिक की बाल्टी से पानी गर्म करेंगे, प्लास्टिक जल जाएगा कि पानी गर्म होगा? पानी गर्म होगा। कागज में तो आपने देख ही रखा है, एक कागज में अपन ऐसे कागज में आग लगाएंगे तो कागज जल जाएगा, पर उसमें पानी भर के रखेंगे तो पानी गर्म होगा, कागज नहीं जलेगा, है ना। मतलब कागज में चाय बनाई जा सकती है, बनाना चाहे तो, बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख के गर्म करेंगे तो पानी गर्म होगा, कागज में आग नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा सब लोग जानते होंगे, तो छोटी सी बात है, ये तो पहले से पता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन तो ग्रेविटी की वजह से है। फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम क्या करते हैं, ब्लोवर लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, कुछ पाइपलाइन लगाते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे गैसेस को इजेक्ट करवा देते हैं, मास को अपन खुद ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे हीट को ट्रांसफर करते हैं ऐसे कुछ पाइपलाइन लगा के। तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ ठंड ज़्यादा होती, तो वहाँ गर्मी बना के रखना पड़ता है, तो कमरे बाहर का टेम्परेचर माइनस का है और अंदर का टेम्परेचर प्लस का है, -30 डिग्री चल रहा है बाहर। जो अच्छी जगह कैलिफोर्निया वगैरह में जाते हैं विद्यार्थी लोग, वहाँ का टेम्परेचर तो ठंडा ही ठंडा रहता है। एक और किसी विद्यार्थी ने मेरे से बात की थी, वो बता रहा था कि सर हम तो है ना ठंड के मारे ऐसे रहते हैं पूरे साल भर कि थोड़ा बहुत गर्मी का आनंद लेने के लिए कहीं दूसरे देश जाते, कि हमें गर्मी मिलती नहीं है, बाहर ठंडी ठंड रहती है, तो ऐसे ऊब जाते हैं ठंड से। अपन थोड़े समय में ऊब जाते हैं, साल भर ही ठंड रहेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें क्या है कि अंदर उन्होंने ऐसे सिस्टम बना रखे हैं ब्लोवर टाइप, यहाँ से हीट होगी जो पूरे कमरे में ब्लो करके ऐसे जाएगी, हर समय मेंटेन रहेगा। तो कमरे में रहोगे तो ऐसा अच्छा लगेगा कि बस 20 डिग्री है, बाहर जाएंगे तो -30। तो बस ऐसे ही बढ़िया से बैठे काम करते रहेंगे, इधर उधर घूमने का झंझट खत्म, है ना। तो इस तरह से ये फोर्स वाले सिस्टम भी लगाए जाते हैं जो कि कंट्रोल तरीके से कमरे में टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आते हैं। कन्वेक्शन जो है इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे नहीं, जितनी बात बता दी बहुत है, बस ये दोनों पढ़ेंगे, सिलेबस में ये दोनों है। अब आखिरी रेडिएशन के बारे में दो बात और कह देते हैं। हाँ, रेडिएशन के संबंध में पहला पॉइंट, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ,
बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा, क्या चाह रहे हो? तो डेंसिटी फिर ऊपर नीचे का कोई अंतर नहीं रहा तो क्यों, किधर क्यों जाएगा? हाँ मान लिया तो अब ऊपर नीचे नहीं रहेगा ना फिर तो। मतलब जब ग्रेविटी नहीं तो ऊपर नीचे वाला शब्द ही नहीं रहेगा। आग भी ऐसे, लपट भी ऐसे नहीं जलेगी, गोल चल जाएगी। जो मोमबत्ती में जो फ्लेम लगती है ना, वो फ्लेम भी अब सीधी नहीं रहेगी, फ्लेम भी ऐसे गोलाकार हो जाएगी। हाँ ना, क्योंकि सब तरफ एक जैसी जाएगी। अभी ग्रेविटी की वजह से ऊपर उठ रही तो फ्लेम में से पतली सी लगती ना, फ्लेम ऐसे नहीं बनेगी, गोल बनेगी। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में मोमबत्ती जला के नहीं देखा हमने, जला के देखना पड़ेगा। उसका तरीका एक तो है कि ऊपर से कूदते हुए मोमबत्ती जला, फ्री फॉल, फ्री फॉल में मोमबत्ती जला के देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा गोल ऐसे फ्लेम बनती है कि नहीं बनती है ना, किसी ने एक्सपेरिमेंट कर रखा हो। अभी दूसरे इसमें मैं रेडिएशन पे लिख रहा था, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट कॉन्टेक्ट, विदाउट मीडियम, विदाउट मास ट्रांसफर। थ्रू फोटोन्स। रेडिएशन जो तरीका है हीट ट्रांसफर का, सबसे तेज तरीका है। सूरज की दूरी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है और फटाफट ही गर्मी पहुंचा देता है ना, इतनी दूर। पूरी पृथ्वी पे जो एनर्जी है, हमारे भोजन में एनर्जी, हमारे पढ़ाई में एनर्जी सूरज से ही मिलती है। जो भोजन अन्न में एनर्जी स्टोर हो रही है वो सन की एनर्जी है। इसलिए सभी शास्त्रों में सूर्य को नमस्कार करने के लिए कहा, है ना, सूर्य की वंदना की गई है, क्योंकि जानते थे कि सूरज से सब कुछ हो रहा है। तो सूरज की एनर्जी हमारे में आई हुई है, भोजन के थ्रू आई है। ब्लड में भी जो एनर्जी दिख रही है, हमारे शरीर में जो दिख रही है, हमें लगता है हमारे में एनर्जी है, वो सब कुछ सन की देन है। तो सूरज की एनर्जी जो पृथ्वी पर पहुंच रही है वो हमको मिल रही है, वो फास्टेस्ट है, सबसे तेज तरीका है। उसमें कोई भी बीच में माध्यम की जरूरत नहीं है, बीच में किसी प्रकार के कांटेक्ट करके कोई पाइपलाइन तो बिछाया नहीं कि वहां से आ जाए। सन से कोई मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ रोशनी ही आ रही, फोटोन ही आ रहा है। अब ये फोटोन जो है बहुत तरह के, विजिबल है, इनविजिबल भी है ना। एवरी बॉडी रेडिएट्स। ग्रंथों में लिखा है कि कण कण प्रकाशमान है ना, ये बहुत पुरानी पंक्तियां हैं। विज्ञान कहता है हाँ तो सही बोल रहे हैं, ये लोगों को कैसे पता लगा, भूल गए लोग कि किन्होंने बताया था, कैसे उनको पता था, है ना। एवरीबॉडी रेडिएट्स, ये विज्ञान का नियम कहता है कि संसार में प्रत्येक कण प्रकाशमान है, हर एक से हीट निकल रही है। इस संसार में एक भी ऐसा कण नहीं जो रेडिएट नहीं करता हो। हर एक पार्टिकल जो इस संसार में छुपा है कहीं भी, वो रोशनी छोड़ रहा है इस संसार को। रोशनी छोड़ना माने सबकी आदत है, रोशनी को रिलीज करना सबकी आदत है, ये आदत में आ गया है। तो कब तक रेडिएट करता रहेगा?
जब तक ये संसार रहेगा। रेडिएशन होता रहेगा। सृष्टि के शुरू से लेकर सृष्टि के अंत तक हर कण रोशनी फेंकता रहेगा। पूर्णतया ठंडा नहीं होगा। ठंडा होने का मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त करना। 0 केल्विन किसी का आएगा नहीं। 0 केल्विन किसी का नहीं आएगा, तो 0 केल्विन तक जब तक पहुंचेगा रेडिएट करता ही रहेगा। ठीक है, तो रेडिएट करना सभी का स्वभाव है। और ये अलग तरह की बात होगी। हीट ट्रांसफर में जैसे कह रहे थे गर्म वस्तु से ठंडे पे जाता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं। रेडिएशन में ठंडा भी रेडिएट कर रहा है, गर्म भी रेडिएट कर रहे हैं। रेडिएट सभी कर रहे हैं। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर शॉर्टर वेवलेंथ लाइट इज एमिटेड। सभी वस्तुएं जो है इंफ्रारेड लाइट जो नॉर्मल जीवन में हमें देखने को मिलती है, वो इंफ्रारेड लाइट एमिट करती हैं। और जब ये बात हमको पता लग गई तो हमने इंफ्रारेड कैमरे बना दिए। मनुष्य ज्ञानी है, उसको जैसे ही पता लगता है उसका इस्तेमाल कर लेता है। छोटी सी जानकारी का कैसे कोई डिवाइस बना देता है, कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बना देता है, ये सोचने की बात है। ये विद्यार्थियों को ऐसे पकड़ने की बात है कि देखो लोगों को इतना सा पता लगा कि हमसे इंफ्रारेड रेडिएशन आती है, तो फटाफट से लोगों ने कैमरे बना दिए और लोगों ने खरीद भी लिए, है ना। तो इंफ्रारेड कैमरे जो ये सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, ये बिना किसी रोशनी के भी रिकॉर्डिंग करते हैं। पर उससे रिकॉर्डिंग जो होती है थोड़ी ब्लैक एंड वाइट टाइप की होती है। अगर उनसे कहते हैं कि साहब हमारे को रिकॉर्डिंग तो चाहिए पर थोड़ा सा विजिबल वाली करो आप, तो फिर उसमें इंफ्रारेड कैमरे वाले कहते हैं कि हम उसमें फिर एक छोटी सी लाइट लगाएंगे। तो एक छोटी सी लाइट है, वो कमरे में जलती रहेगी। फिर उसकी वजह से वो विजिबल, फिर उससे वो दिख जाता है कि उधर जल रही है। तो जो भी कुछ गड़बड़ करना चाहता है, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, समझ जाता है वो कि उसको पहले बंद करना पड़ेगा, हेलमेट पहन के आना पड़ेगा, फिर उसको बंद करेंगे, फिर हेलमेट को करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग विज्ञान का सामना विज्ञान से करना पड़ेगा ना, भोले भाला तो पकड़ में आएगा। तो जो तेज होगा वही वो काम कर पाएगा। तो आने वाली जनरेशन को चोरी करने के लिए भी चालाक होना पड़ेगा। भोले चोर काम नहीं कर पाएंगे। अब भोला चोर ऐसे लूट के चक्कू लेके आए कि निकाल पैसे, तो भले कुछ जेब में है नहीं पैसे वैसे। अब तो वो मोबाइल का जमाना है। जब मोबाइल लेके नहीं आए, मोबाइल में ट्रांसफर करोगे तो पकड़ में आ जाएगा, है ना। लो ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर उसके बाद पुलिस पहुंच जाएगी कहाँ किसको ट्रांसफर किया, वो यूज करेगा, उससे पहले फटाफट एक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कठिन काम हो गया। अब उसमें और दूसरी चालाकी चाहिए। थोड़ा मतलब चोर बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा। ये जो मैं कहना चाह रहा था कि हर एक बॉडी रेडिएट करती है, इसमें एक बात कह रहा था कि जो नॉर्मल बॉडी है वो तो इंफ्रारेड लाइट करती करती है। इसका कैमरे में इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के अंदर भी, ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू। आतंकवादी वगैरह के मैंने वीडियो देखे, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। अमेरिका ने हमले कर रखा है, ऊपर से आतंकवादी झाड़ी के पीछे छुप बैठा है, देख रहा है मुझे कोई देख नहीं रहा है, पर इंफ्रारेड कैमरे से पता लग रहा है कि देखो छुप रहा है इधर। तो उनका ड्रोन जा करके सीधा वहीं झाड़ी पे हमला कर, फिर वो फंस जाते, फिर उनके कैमरे मतलब अपने आप को कैसे बचाएं। तो उसके अंदर फिर उनको कहीं गुफा में रहना पड़ता है। अफगानिस्तान वगैरह में गुफाएं बना रखी कि ऊपर से कैमरे वैमरे से चेकिंग ना हुआ है।
छुप के रहते हैं ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जा रहा है इस दुनिया में, लड़ाई में भी और ऐसे कई चीज़ों में। ज़्यादा गर्म करते हैं, जैसे अपन लोहे को गर्म करते हैं, तो आपने देखा कि लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो लाल कलर का दिखता है, तो इंफ्रारेड के बाद में रेड कलर की लाइट आती है। फिर थोड़ा और गर्म करते हैं तो फिर वो वाइट कलर का होने लग जाता है, क्योंकि उसमें सारी विजिबल लाइट आ जाती है। फिर उसको और गर्म करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का हो जाता है लास्ट में। यानी लोहे को जब ज़्यादा गर्म करेंगे तो ब्लू कलर के टाइप का हो जाएगा, फिर वापस इनविजिबल हो जाएगा। ज़्यादा ही गर्म कर दिया तो फिर वापस इनविजिबल टाइप का हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसकी शॉर्टर वेवलेंथ उससे हमें प्राप्त होती है। वो पॉइंट है अपना। ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो कम वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है उससे, ऐसा हमको पता लगा है। तो रेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप रोक नहीं सकते। माने रेडिएट तो सबने करना है, ठीक है, और टेम्परेचर के हिसाब से करना है, वो आगे फार्मूला और में पढ़ेंगे इसी सेगमेंट में। तो ये बेसिक बात होगी रेडिएशन के संबंध में और ये सभी के बारे में। अब इसमें कंडक्शन का फार्मूला बता देते हैं। तो इसमें से जो कंडक्शन वाला पार्ट है उसका फार्मूला देखेंगे। ये तो हो गया हॉट और ये ऐसा हो गया कोल्ड। हॉट को तो अपन कहते हैं सोर्स ऑफ हीट, और जो कोल्ड वाला होता है उसको अपन कहते हैं सिंक। हाँ, जैसे ऊंचा पहाड़ी स्थान जो हो गया, ऊंची जगह हो गई, समुद्र नीचे वाला हो गया, तो ऊपर से पानी नीचे बहता है, बीच में लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हीट जो है कंडक्ट करके इधर से उधर जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई भी बीच में कंडक्टर है, ये या कंडक्टर भी टेढ़ा मेढ़ा कर लो क्या, ऐसा कुछ है ये, इसको हम यहाँ बीच में फिट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कोल्ड वाला 0 डिग्री है, तो ये इस समय हमारा कंडक्टर सब जगह 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लो रूम टेम्परेचर पर है ये। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। अभी इसको हीट ट्रांसफर के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, इस साइड में रखा हुआ है। एक तरफ गर्मी ज़्यादा है, एक तरफ ठंडक ज़्यादा है, बीच में कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन नहीं तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब इन्हें कनेक्ट कर देंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हीट ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। तो जब आप इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ से, जब इसे आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा। इसका टेम्परेचर थोड़े समय बाद में 100 हो जाएगा और इसका टेम्परेचर थोड़े समय बाद में 0 डिग्री हो जाएगा। टच करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो टच करने वाले पॉइंट का 100 पहुंच जाएगा। फिर इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर कहीं पर मान लो कि 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, कहीं पर 50 हो गया, कहीं पर 20 हो गया, ऐसा होगा, एडजस्टमेंट होगा। इस एडजस्टमेंट होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि पहले टेम्परेचर तो 30 था, तो जिस हिस्से का टेम्परेचर घट गया उसने हीट ज़्यादा दिया होगा, तो यहाँ से जितना हीट आया होगा उससे ज़्यादा हीट गया होगा, क्योंकि इसने भी अपना टेम्परेचर घटाया है। और इधर वाले हिस्से में इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो यहाँ से जितना हीट आएगा उससे कम आगे गया होगा, क्योंकि इसने खुद का टेम्परेचर बढ़ाया। तो ऐसे बढ़ाने घटाने की जो प्रक्रिया है, ये जब तक चलती रहेगी तब तक सभी क्रॉस सेक्शन पे हीट ट्रांसफर सेम नहीं होगा। आई को अपन कह रहे हैं dQ/dt, इतना जूल पर सेकेंड। देखो हमारे चार्ज का सिंबल भी dQ है, मतलब Q के टर्म्स में लिखते हैं, हीट का सिंबल भी Q की टर्म्स में है, और dQ/dt चार्ज वाला करंट होता है, तो dQ/dt यहाँ पे हीट करंट।
ठीक है, आई जो है हीट करंट हो गया। तो हीट करंट जब सभी क्रॉस सेक्शन पे सेम हो जाए तो इसको अपन कहते हैं स्टेडी स्टेट। सभी क्रॉस सेक्शन पे हीट करंट सेम हो जाए उसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आने के बाद ही हमारा फार्मूला लगेगा। जैसे मान लो कि हलवाई है, उसने लड्डू बनाने, अब उस हलवाई ने बहुत दिनों से लड्डू खुद नहीं खाए, तो जब लड्डू बनेंगे तो पहले वो टेस्ट करने के नाम पे 5-10 लड्डू तो खा ही जाएगा। ये ठीक है, चलो टेस्ट करके देखते हैं, अभी ठीक नहीं लगा, थोड़ा और मीठा करते हैं, फिर 2 लड्डू और खा लेते हैं। ऐसे वो हलवाई के दोस्त लोग भी बोले आप लड्डू खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं। ठीक है, खा लो, क्या है। तो टोटल पहले वो हलवाई लोग बढ़िया से लड्डू खा लेंगे, फिर उनको लड्डू से नफरत हो जाएगी, फिर जो भी लड्डू आएगा आगे पहुंचाओ, वो नहीं खाएंगे फिर लड्डू, नेक्स्ट वो पहुंचा देते हैं। तो जब ये वाला हिस्सा पूरी तरह से फिट हो गया ना, अब इधर से हीट आएगा, ये मना कर देंगे अब नहीं चाहिए भाई, आगे भेज दो, बहुत गर्मी हो गई इधर, आगे पकड़ो। फिर अगले अगले को पकड़ाएगा, अगला अगले को पकड़ाएगा। इस तरह से जो एडजस्टमेंट होता है इसको अपन स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो स्टेडी स्टेट पर हर क्रॉस सेक्शन में हीट करंट सेम होता है। जब स्टेडी स्टेट नहीं होता है तो इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, I1 इज नॉट इक्वल टू I2। कुछ हीट इसमें कंज्यूम हो रहा होगा या इससे निकल रहा होगा, उस पोर्शन का टेम्परेचर बढ़ घट रहा होगा। ठीक है, तो हम जब भी सवाल करेंगे तो हम ये मान के करेंगे कि स्टेडी स्टेट आ चुका है। तो जब स्टेडी स्टेट आ चुका है तो उसके बाद हमारे पास फार्मूला है। तो कोई भी कंडक्टर ऐसा कोई भी शेप का है, इसका हमने लोकेशन यहाँ पे x लिया, इसका विड्थ हमने dx लिया, यहाँ का टेम्परेचर T और यहाँ का टेम्परेचर T प्लस dt, तो इससे गुजरने वाला हीट करंट I, उसका फार्मूला है, इसको अपन dq/dt लिखते हैं, वो है माइनस के, इस जगह का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया AX, टेम्परेचर डिफरेंस dt/dx। ये यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो का फार्मूला है। यानी हीट ट्रांसफर जो है आगे कॉम्प्लिकेटेड बड़ा अच्छा चैप्टर है, हम उसका छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे। एक डायरेक्शन में हीट फ्लो, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हीट फ्लो हो रही है, तो उसका फार्मूला आ गया, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। ऐसा प्रैक्टिकली पता लगा, ये जो फार्मूला है प्रैक्टिकली हमने निकाला। के इसमें है थर्मल कंडक्टिविटी, इस फार्मूले में आने वाला के हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। ये भी एक्स पोजीशन का कुछ अलग हो सकता है, के एट एक्स, तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी एट एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एक्स। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बदल सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, इसलिए छोटा सा विड्थ लिया dx, ताकि उसके लिए एक ही एरिया मान लेंगे x से x प्लस dx, ताकि एक छोटा सा एरिया फिक्स एरिया मान लें हम। तो एरिया तो जितना भी है, विड्थ छोटी सी है ना, छोटी सी विड्थ के लिए एरिया फिक्स मान सकते हैं। और dt/dx हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। माइनस साइन ये बताता है कि जिधर हम आगे बढ़ेंगे उधर टेम्परेचर घटेगा, तो dt इटसेल्फ विल बी नेगेटिव क्वांटिटी, उसके आगे नेगेटिव लगाने से पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर कम होगा तो dt खुद माइनस का होगा, उसके आगे माइनस लगाने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस साइन करंट की सही दिशा को बताने के लिए है। तो ये फंडामेंटल फार्मूला हो गया हीट ट्रांसफर का, और फिर हम अगली क्लास में बताएंगे। कुछ कहना चाह रहे हो ये वाले में? हाँ, इससे इसमें इसके लिए फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला कब है, जब ये आ गया।
हाँ, वो टेम्परेचर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसने हीट कंज्यूम किया। जैसे यहाँ से 50 जूल आया, इसने 10 जूल ले लिया, टेम्परेचर बढ़ा लिया, बाकी 40 चला गया। तो ये दोनों बराबर नहीं, I1 इज नॉट इक्वल टू I2। तो यहाँ पे घट रहा है ना, तो घटने वाले में ज्यादा चला गया। यहाँ से 50 आया, 60 चला गया, है ना। ठंडे के पास रहने से ज्यादा चला जाता, ठंडे को टच करेंगे तो ठंडे हो जाएंगे, है ना। तो अब यहीं रोक देते हैं। आप लोगों की क्लास है क्या? ठीक है, मेरी भी है। आज तो अच्छा दिन है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अच्छे दिन।